नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। ज्योग्राफी की जबरदस्त क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं, आज हम लोग क्लाइमेटोलॉजी यानी कि जलवायु विज्ञान के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है साथियों, तो क्लाइमेटोलॉजी क्या होता है और एक देखिए अंतर आपको समझना चाहिए, वेदर में और क्लाइमेट में क्या अंतर होता है। तो डे टू डे जो चेंजेस होते हैं उसी को वेदर कहा जाता है, और अगर पूरे एक लंबे कार्य समय में यानी एक पूरे साल के अंदर जो चेंजेस आते हैं उसको क्लाइमेट कहा जाता है। तो जैसे कि आज सुबह में बारिश हो गई, शाम को धूप निकल आया, तो ये क्या है, वेदर है। और पूरे साल में जैसे कि ठंडी आई, फिर इसके बाद गर्मी आई, फिर बरसात आई, फिर ठंडी आई, तो ये पूरा एक जो चक्र चलता है ये होता है आपका क्लाइमेट। तो क्लाइमेट लंबे समय में जो चेंजेस होते हैं और ये जो वेदर होता है वो थोड़े समय में जो चेंजेस होते हैं, यानी एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, इसको वेदर कहा जाता है, यानी कि मौसम जिसको आप लोग कहते हैं। ठीक है साथियों, तो क्लाइमेटोलॉजी का अध्ययन करने वाले हैं और क्लाइमेटोलॉजी का अध्ययन करने से पहले हम लोग सबसे पहले कुछ जरूरी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, जिसके द्वारा हम लोग ये समझेंगे कि कैसे क्लाइमेट जो है चेंज होते हैं और कैसे सारी चीजें बदलती रहती है। ठीक है साथियों, तो आप लोगों को लाइव आवाज मिल रही है? अगर आवाज मिल रही है तो एक बार कमेंट जरूर करके मुझे बताइए, और जो लोग भी जुड़े हैं कमेंट करिए। चंदन सिंह, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग चंदन, कैसे हैं आप? चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहां पर इंसोलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इंसोलेशन। इंसोलेशन क्या होता है, या इसको आप टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से भी आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। देखो ये दो चीजें हैं, एक इंसोलेशन है और दूसरा है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इंसोलेशन क्या होता है, तो देखो सूर्य से जितनी भी मात्रा में प्रकाश धरती के ऊपर आती है वो इंसोलेशन कहा जाता है। इसको आप एक शब्द में ये कह सकते हैं, किसी सरफेस के द्वारा, क्या कह सकते हैं आप, किसी सरफेस के द्वारा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जितनी मात्रा में सूर्य का प्रकाश रिसीव किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, इंसोलेशन कहते हैं। तो इसका परिभाषा देखो, इंसोलेशन इज द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिसीव्ड ऑन ए गिवन सरफेस इन ए गिवन टाइम पीरियड। यानी कि एक निश्चित समय में जितनी मात्रा में ऊर्जा किसी एक सरफेस पे पड़ती है उसी को इंसोलेशन कहा जाता है। ठीक, और ये इंसोलेशन जो होता है, अब जैसे एग्जांपल देख लो कि मान लो कि एक खेत है और खेत में सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो जितना मान लो कि एक साल के अंदर जितना सूर्य का प्रकाश उस खेत में पड़ रहा है उसी को क्या बोलेंगे, इंसोलेशन कहा जाएगा। अब ये जो इंसोलेशन होता है कई सारे फैक्टर की वजह से ये प्रभावित होता है। कौन कौन से फैक्टर से प्रभावित होगा, तो सबसे पहला सीजन की वजह से प्रभावित होगा। जैसे हमारा खेत है तो गर्मियों में वहां पे ज्यादा प्रकाश पड़ती है, दिन बड़ा होता है, लंबे समय तक प्रकाश पड़ेगा, यानी इंसोलेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। वहीं पर ठंडियों में दिन छोटा होता है इसलिए प्रकाश कम पड़ेगा, तो इंसोलेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। साथ साथ में अगर देखा जाए क्लाउड है, क्लाउड यानी कि बादल है, तो बादल भी क्या करता है, लाइट को रोक लेता है और रोकने की वजह से प्रकाश सतह पे नहीं पड़ेगा, तो क्लाउडीनेस जो होता है वो भी इंसोलेशन को प्रभावित करता है। यानी कि अगर मौसम होते हैं वो प्रभावित करते हैं और साथ में जो क्लाउड होता है वो इंसोलेशन को प्रभावित करता है। तो अर्थ के ऊपर अलग अलग जगहों पर अलग अलग इंसोलेशन पाया जाता है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं, ये देखो ये अर्थ है, तो इंसोलेशन कहां पे सबसे ज्यादा पाया जाएगा, तो जनरली ये माना जाता है कि सबसे ज्यादा इंसोलेशन पाया जाना चाहिए इक्वेटर के ऊपर, क्योंकि ये सबसे नजदीक है और सबसे ज्यादा प्रकाश पड़ना चाहिए यहाँ पे। लेकिन चूंकि इक्वेटर पे दोपहर के बाद यानी 3-4 बजे अक्सर जो है बारिश होती है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है, इस वजह से यहाँ पे इंसोलेशन कम होता है, बल्कि इसके ऊपर सब ट्रॉपिकल जो रीजन होते हैं वहां पे ज्यादा पाया जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इंसोलेशन वेरी करता है अलग अलग जगहों पे। खैर चलिए हम इससे आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। इंसोलेशन और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के बारे में बात करें। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है, तो देखो अर्थ क्या करती है, सूर्य के द्वारा जो प्रकाश आता है ना उस प्रकाश को अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब करने के बाद उसी को क्या करती है, फिर से दूसरे फॉर्म में रिलीज भी करती है। यानी कि जो फॉर्म जो विजिबल लाइट में जो रेज को एब्जॉर्ब किया और विजिबल लाइट में एब्जॉर्ब करके उसको इंफ्रारेड के रूप में वापस भेजती है, ये जो इंफ्रारेड के रूप में वापस भेजती है क्या बोलते हैं इसको, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो यहां पर देखा जाए तो सन इज द ओनली सोर्स फॉर अर्थ, एनर्जी के लिए सर क्या, अर्थ के लिए क्या है, केवल सूर्य से ही ऊर्जा मिलती है। अब तारे टिमटिमाते रहते हैं लेकिन इतना ऊर्जा नहीं है कि अर्थ को कोई फर्क पड़े उससे, तो ज्यादा ऊर्जा कहां से मिलता है, सन से ही मिलता है। ठीक है ना, तो टेम्परेचर जो है शुड इंक्रीज अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस, यानी कि पृथ्वी के सतह से जब हम ऊपर जाएं तो क्या होना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई, ठीक है ना, क्योंकि अभी आपको मैं पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर भी पढ़ाने वाला हूं, उसमें पता चलेगा कि पृथ्वी की सतह से जब ऊपर जाते हैं तो कुछ जगह तक जाते जाते ठंडी बढ़ती जाती है, फिर जाके गर्मी बढ़ती है। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं कि देखो एक आग जला लो और आग के जो है नजदीक बैठोगे तो ज्यादा गर्मी लगेगी,
दूर बैठोगे तो कम गर्मी लगेगी। इसी तरीके से सन से जितना नजदीक जाएंगे गर्मी बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है और इसके पीछे कारण है आपका टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल यानी कि पृथ्वी के द्वारा जो रिलीज की गई जो एनर्जी है उसका पीछे कारण है। देखो क्या होता है कि जब भी हम लोग हाइट इंक्रीज होता है, ठीक है ना, हाइट जब भी इंक्रीज होती है माउंटेन्स की तरफ हम जब बढ़ते हैं तो क्या होता है, ठंडी बढ़ती चली। जैसे कभी कभी आप घूमने गए होंगे, किसी माउंटेन एरिया में घूमने गए होंगे तो देखा होगा कि आप कार में बैठे तो उस समय ठंडी थी, लेकिन 4-5 घंटे के बाद जब ऊंचाई पर पहुंचते चले जा रहे हैं, सॉरी जब कार में बैठे तो गर्मी थी, जब ऊंचाई पर चढ़ते चले जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ठंडियां बढ़ती चली जा रही हैं। अरे भैया, लोग गर्मियों में हनीमून मनाने कहां जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां ठंडा होता है। ठीक है, तो देखो, तो माउंटेन पे जब चढ़ते जाते हैं, हाइट बढ़ती जाती है तो मौसम क्या होता जाता है, ठंडा होता जाता है। ठीक है ना। तो देखो एक बात समझो कि अर्थ पे जो गर्मी बढ़ती है वो उसका मुख्य कारण क्या होता है, उसका मुख्य कारण टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है, न कि सन की ऊर्जा। होता क्या है कि जो सूर्य की ऊर्जा जो आती है ना वो शॉर्ट वेव के फॉर्म में आती है। किस फॉर्म में आती है? शॉर्ट वेव के फॉर्म में आती है, यानी विजिबल रेज, यानी दृश्य तरंगों के रूप में सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी के ऊपर आती है। ठीक है ना। तो देखो, अर्थ गेट्स हीटेड बिकॉज ऑफ लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, नॉट बिकॉज ऑफ शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन। यानी जो सूर्य से जो प्रकाश आता है वो तो शॉर्ट वेव के रूप में आता है और चला आता है, लेकिन जब यहां पृथ्वी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और इंफ्रारेड के रूप में उसे वापस भेजते हैं तो इंफ्रारेड एक लॉन्ग वेव हो जाती है, यानी विजिबल से बड़ी वेव हो जाती है। शॉर्ट वेव या लॉन्ग वेव कैसे पहचानेंगे आप? तो उसके लिए वेवलेंथ देखा जाता है। जिसकी वेवलेंथ बड़ी होती है उसको लॉन्ग वेव कहते हैं, जिसकी छोटी होती है उसको शॉर्ट वेव कहते हैं। तो जब लॉन्ग वेव के रूप में यानी इंफ्रारेड के रूप में जब प्रकाश वापस जाता है तो ऐसे में जो आपके ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं उस प्रकार जो एनर्जी होती है उसको ट्रैप कर लेती हैं, और वही जो ट्रैप एनर्जी होता है उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है और पृथ्वी गर्म रहती है। अगर पूरा प्रकाश पृथ्वी पर आए और उसी रूप में वापस रिफ्लेक्ट हो जाए तो क्या होगा? ये होगा कि पृथ्वी ठंडी रहेगी, गर्म नहीं होगी। ये समस्या, तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जो गैसेज मौजूद हैं, खास करके ग्रीन हाउस गैसेज, उसी की वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर ज्यादा है। तो पृथ्वी का टेम्परेचर, देखो पृथ्वी का टेम्परेचर लगभग एक जैसा ही बना रहता है, बहुत ज्यादा घटता भी नहीं है, बहुत ज्यादा बढ़ता भी नहीं है। एक एवरेज टेम्परेचर की बात कर रहा हूं। कारण है कि लगभग जितनी मात्रा में एनर्जी आती है उतनी ही मात्रा में एनर्जी वापस भी चली जाती है। ठीक है, लेकिन अलग अलग फॉर्म में वापस जाती है। ठीक है साथियों, इसी को हीट बजट कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? इसको हीट बजट कहा जाता है। साथियों चलिए देख लेते हैं एक बार कि कौन किसका किसका कमेंट आया है। भक्ति भारत, हेलो, कैसे हैं आप? तो दोस्तों आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको ये पता चले कि क्या आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बात करें तो देखो, इन्वायरमेंट लैप्स रेट होता है। जब आप पहाड़ पर जाते हैं ना तो कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद टेम्परेचर जो है वो घटता जाता है, और वो टेम्परेचर किस दर से घटता है उसी दर को टेम्परेचर लैप्स रेट कहा जाता है। ठीक है साथियों, तो यहां पर देखिए, तो इन्वायरमेंट में जब हम लोग 6.5 डिग्री का लैप्स होता है पर किलोमीटर, यानी अगर हम यहाँ पृथ्वी की सतह अगर मान ले, या आप इसको जनरली लिया जाता है सी सरफेस लेवल से, सी सरफेस लेवल से 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कितना घट जाएगा? ये घट जाएगा 6.5 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर घट जाता है। ठीक है साथियों, ये आप लोग याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट टाइम इसमें हम बात करते हैं। तो यहां देखो एक शब्द है हीट बजट। हीट बजट का मतलब ये हुआ कि देखो पृथ्वी का एवरेज जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 15 डिग्री होता है। ठीक है ना। तो जैसे आपके यहाँ जब ठंडियां पड़ती तो कहते हैं हमारे यहाँ टेम्परेचर तो 3 डिग्री 2 डिग्री है, लेकिन वही उसी समय पे ऑस्ट्रेलिया में टेम्परेचर ज्यादा होता है, 40-42 डिग्री होता है। तो कहीं पे टेम्परेचर कम और कहीं पे टेम्परेचर ज्यादा। तो एक एवरेज टेम्परेचर अगर निकाला जाए तो अर्थ एवरेज टेम्परेचर कितना होता है? 15 डिग्री के आसपास जो है ये टेम्परेचर आपका होता है। ठीक है साथियों, तो देखो जितनी मात्रा में ये यहाँ पे एनर्जी आती है लगभग उतनी ही मात्रा में एनर्जी वापस चली जाती है। इसी को क्या कहा जाता है? हीट बजट कहा जाता है। लेकिन वो अलग अलग फॉर्म में आती है और अलग अलग फॉर्म में रिफ्लेक्ट होती है, यानी वापस जाती है। तो उसी को हमें देखना है हीट बजट के अंदर। ठीक है ना। तो इनफ्लक्स यानी कि आने वाली और आउटफ्लक्स, ये दोनों जो होती है, लेकिन ये तुरंत नहीं होती है, थोड़ा रुक के होता है। जो लॉन्ग वेव आती है वो एब्जॉर्ब होती है, कुछ समय तक पृथ्वी में एब्जॉर्ब रहती है, फिर से रिलीज होती है धीरे धीरे। तो वही जो होता है, इसी वजह से धीरे धीरे रिलीज होने की वजह से और ग्रीन हाउस गैस के द्वारा उनको एब्जॉर्ब किए जाने की वजह से ही टेम्परेचर बना रहता है, अर्थ का टेम्परेचर बना रहता है। ठीक है साथियों, चलो आगे हम इसमें बात करें तो हीट बजट जो इनकमिंग है वो कैसे होता है। तो देखो जितनी एनर्जी प्राप्त होती है हमें कहां से प्राप्त होती है?
सन से प्राप्त होती है, ठीक है, सूर्य से ही तो प्राप्त होती है। सुबह सुबह उठ के सूरज भगवान का दर्शन करने चले जाते हैं आप लोग, ठीक है। बहुत सारे लोगों को तो नींद ही नहीं खुलती है 11-12 बजे तक, ठीक है। भाई सुबह सुबह उठकर क्यों कहा जाता है कि आपको जाना चाहिए सनलाइट में? क्योंकि सनलाइट जो आती है वो इंफ्रारेड होती है ज्यादातर, और इंफ्रारेड बॉडी के लिए अच्छा माना जाता है, तो इसीलिए सूर्य के प्रकाश में सुबह सुबह जाना चाहिए। जो वो रेड लाइट आती है ना, उसमें जाना चाहिए आपको, ठीक। और साथ में ही लोग जल भी चढ़ाते हैं ना, तो जल चढ़ाने के पीछे भी कुछ साइंटिफिक कारण है, मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। तो यहाँ पे देखो, इनकमिंग जो लाइट है, यानी या सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है तो 100% आ रही है, ठीक है ना। लेकिन ये 100% क्या अर्थ के सतह पर पहुंचती है? जी नहीं, 100% ऊर्जा अर्थ के सतह पे नहीं पहुंच पाती है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर के द्वारा 6% तो रिफ्लेक्ट कर दी जाती है। एटमॉस्फेयर में गैसेज हैं और उन गैसेज के द्वारा लगभग 6% इनको रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, जिसमें ओजोन हो गया और दूसरे गैसेज हैं। साथ में 20% जो होता है वो क्लाउड्स के द्वारा रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, जो बादल होते हैं उनके द्वारा 20% रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। और अर्थ के सरफेस के द्वारा भी 4% रिफ्लेक्ट कर देते हैं, यानी अर्थ के सतह पे गिरा और 4% क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया। इस तरीके से कुल 30% तो क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है। यानी 100% आ रहा है, 30% पे उठा, वैसे ही सीधे सीधे वापस भेज दिया गया, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें से 16% जो एनर्जी होती है वो एटमॉस्फेयर के द्वारा एब्जॉर्ब भी कर ली जाती है। एटमॉस्फेयर में अलग अलग तरीके के पार्टिकल पाए जाते हैं, उनको जो है वो अपने आप को हीट करते हैं, गर्म होते हैं और दुनिया भर की प्रोसेस चलती है, तो उसके लिए, ठीक है ना। क्लाउड्स के द्वारा 3% एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो कुल देखा जाए तो एब्जॉर्ब कितने हो जाते हैं एटमॉस्फेयर और क्लाउड से? 19% एटमॉस्फेयर और क्लाउड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इस प्रकार से 49% हो गया। उस पर 49% तो ऐसे ही चला गया। अर्थ के सतह पे कितना आया? ओशियन और लैंड पे आया 51%। ये ओशियन और लैंड के द्वारा 51% एनर्जी जो है वो रिसीव की जाती है। तो ये हो गया आपका इनकमिंग, यानी इतना पैसा आया, पैसा नहीं एनर्जी, ठीक है ना। जब भी हम बजट की बात करते हैं तो पैसा ही समझ में आता है। घर का बजट बिगड़ा हुआ है, स्टूडेंट है तो रूम में रह रहे हैं, कहीं पे तो खाने का बजट बिगड़ा हुआ है, कहीं घूमने गए तो बजट बिगड़ गया। बजट हमेशा बिगड़ता रहता है, ठीक है, लेकिन यहाँ एनर्जी का बजट बराबर बना रहता है, ठीक है। देखो तो 100% एनर्जी में क्या हुआ था? 30 रिफ्लेक्ट हुआ, 19 एब्जॉर्ब हुआ एटमॉस्फेयर और क्लाउड के द्वारा, और 51% लैंड और ओशियन के द्वारा। अब जब लैंड और ओशियन के द्वारा एब्जॉर्ब हो गया तो फिर क्या हुआ, है ना। तो उसके बाद यहां पे देखो, इसके बाद आउटगोइंग जो है, यानी कि यहां से कुछ एनर्जी वापस जाएगी। अब वो एनर्जी कितना वापस जाती है, ठीक है ना। तो उस एनर्जी में ध्यान से देखें हम, तो यहां पे लगभग 51% में से आपका 15%, ठीक है ना, ये रेडिएशन के द्वारा वापस जाती है, जिसको ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और यहीं से गर्मी बढ़ती है। ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं? जो भी लाइट को एब्जॉर्ब करती है, उस लाइट के एब्जॉर्ब होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है। और देखो ग्लोबल वार्मिंग शब्द आपने खूब सुना होगा, तो ग्लोबल वार्मिंग के पीछे भी कारण यही है। चलो एक शब्द और आता है, इस शब्द को कहा जाता है एल्बिडो, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? एल्बिडो। एल्बिडो क्या होता है? ठीक, एल्बिडो की हम बात करें तो देखो, किसी भी सतह पे जितनी मात्रा में एनर्जी गिरती है और कुछ मात्रा में एनर्जी क्या हो जाती है? वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जो रिफ्लेक्टेड अमाउंट है उसी को क्या कहा जाता है? एल्बिडो कहा जाता है। तो एल्बिडो इज द फ्रैक्शन ऑफ लाइट दैट सरफेस रिफ्लेक्ट, यानी किसी भी सतह से जितनी मात्रा में एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? एल्बिडो कहा जाता है, ठीक। तो अगर पूरा का पूरा लाइट रिफ्लेक्ट कर दिया गया, मान लो किसी सरफेस पे पूरी लाइट, एक टार्च आपने जलाया और पूरी की पूरी लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, तो उसका एल्बिडो क्या कहा जाएगा? 1 कहा जाएगा। मान लो कि आपने पूरा 100% लाइट गिराया टार्च किसी सरफेस पे और उस सरफेस से केवल 30% रिफ्लेक्ट हुआ, बाकी एब्जॉर्ब हो गया, तो उसका एल्बिडो क्या हो जाएगा? 0.3 हो जाएगा। 30% भी कह सकते हैं आप या 0.3 कह सकते हैं आप। तो 0.3, क्योंकि एक ना 0 से 1 के बीच में नापा जाता है, इसलिए इसका एल्बिडो 0.3 हो जाएगा। तो बताइए सबसे कम एल्बिडो किसका होगा, यानी कौन सा सतह सबसे कम लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी? देखो जो डार्क सरफेस होता है ना, वो सबसे कम लाइट रिफ्लेक्ट करता है। लोग कहते हैं ना कि भैंस को बहुत गर्मी लगती है। क्यों भैंस को ज्यादा गर्मी लगती है? कारण यह है कि उसका स्किन कैसा होता है? ब्लैक। ब्लैक होने की वजह से ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब होती है, उसकी वजह से ज्यादा गर्मी लगती है। और वहीं पे लोग कहते हैं ना कि गर्मियों में अपने जो छत का जो छत होता है उसको व्हाइट से पेंट कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि व्हाइट है तो व्हाइट क्या करेगा? लाइट को रिफ्लेक्ट ज्यादा से ज्यादा कर देगा, तो ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो छत जो घर आपका क्या रहेगा? वो ठंडा रहेगा। तो यही देखिए, जो डार्क सॉइल होता है उसका एल्बिडो क्या होता है? सबसे कम, यानी यहाँ पे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, रिफ्लेक्ट कम होगी। और जो आपका स्नोफॉल या कैसा होता है? स्नोफॉल तो व्हाइट होता है, तो व्हाइट सरफेस होगा, यानी लाइटर सरफेस होगा, वहां पे
एल्बिडो क्या होगा, सबसे हाईएस्ट होगा, यानी ज्यादा से ज्यादा लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यही हमें देखना है कि किसका एल्बिडो कम और क्या किसका ज्यादा है। तो यहाँ पे देखो फ्रेश स्नो जो है इसका एल्बिडो सबसे ज्यादा होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से किसका एल्बिडो ज्यादा है, किसका कम है। तो ये चार्ट इससे आपके काम आएगा। तो सबसे ज्यादा किसका होता है, फ्रेश स्नो। फ्रीज किसका हो गया, मेल्टिंग स्नो, फिर डिजर्ट सैंड, फिर ग्रासलैंड, फिर डिसिडुअस ट्री, कॉनिफोरस फॉरेस्ट, टुंड्रा, ओशियन, ये सब जो है इसका क्या होता है, ये धीरे धीरे यहाँ पे एल्बिडो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। सबसे ज्यादा किसका होगा, फ्रेश स्नो का एल्बिडो होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस में भी और यूपीएससी में भी। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चार्ट को जरूर से जरूर क्या कर लेना, इसको याद कर लेना। ठीक है साथियों, चलो अब एक क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव मोर एल्बिडो। बताओ, रेन फॉरेस्ट, पैडी क्रॉप, लैंड कवर्ड विथ फ्रेश स्नो और प्रेरी लैंड, ये अलग अलग जगह है। तो बताओ इनमें से सबसे ज्यादा एल्बिडो किसका होने वाला है, बताओ भैया किसका होगा। तो ये होगा लैंड कवर्ड विथ फ्रेश स्नो, यानी फ्रेश स्नो के द्वारा जो लैंड कवर्ड होगा। क्यों, क्योंकि जो व्हाइट होगा ना स्नो, और व्हाइट सरफेस क्या करती है, ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको कोई भी चीज दिखाई पड़ता है ना, अलग अलग कलर का दिखाई पड़ता है, जैसे ये पेन यहाँ पे ये ब्लैक दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे कुछ और अलग कर, ये शर्ट रेड कलर का दिखाई पड़ रहा है, ये कलर आपको अलग अलग क्यों दिखाई पड़ता है, इसके पीछे क्या कारण है। इसके पीछे कारण ये है कि जिस प्रकार की लाइट उस सतह से रिफ्लेक्ट होकर आपके आंख पे पड़ती है, उसी कलर का आपको वो चीज दिखाई पड़ता है। जैसे कोई एक डब्बा है येलो कलर का दिखाई पड़ा है, यानी कि वो सारे लाइट को एब्जॉर्ब करके येलो कलर की लाइट को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, इस वजह से वो कैसा दिखाई पड़ा है, येलो दिखाई पड़ रहा है। समझ में आई बात, ठीक है। कोई भी चीज ब्लैक क्यों दिखाई पड़ती, क्योंकि सारी की सारी लाइट उसने एब्जॉर्ब कर लिया। कोई चीज व्हाइट क्यों दिखाई पड़ती है, क्योंकि उसने सारी लाइट को क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया, याद रखना, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे एटमॉस्फेयर के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही ज्यादा सवाल यहां से पूछे जाते हैं एटमॉस्फेयर से, ठीक है साथियों। तो एक बार कमेंट करके बताइए कौन कौन से हैं यहाँ पर। शुभम हेलो, चंदन, राय, एजुकॉम, चलो वेरी गुड, आप लोग सभी लोग जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। और इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर दो, ठीक है ना, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी पढ़कर आगे बढ़ सके। आप तो आगे बढ़ेंगे ही, साथ में सबकी मदद करना चाहिए, शेयरिंग इज केयरिंग। चलो तो एटमॉस्फेयर, इसके बारे में करते हैं। एटमॉस्फेयर क्या होता है भाई, देखो आप सतह पर, पृथ्वी के सतह पर खड़े हैं और इसके ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो है यहाँ पे बहुत सारी हवाएं पाई जाती हैं, ये सब पूरा का पूरा क्या है, एटमॉस्फेयर है। इसके ऊपर आप चलते जाओ एटमॉस्फेयर मिलेगा, कुछ समय के बाद ये एटमॉस्फेयर भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो एटमॉस्फेयर हो गया यानी कि वायुमंडल कहते हैं जहां पे हवाएं पाई जाती हैं, ठीक है ना। जो पूरे अर्थ को आप 3 भागों में बांट सकते हैं ना। जैसे मान लो कि चलो ठीक है, मैं एक ब्लैंक पेज ले लेता हूं और वहां पे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां देखो, अर्थ को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। क्या, एक हो गया एटमॉस्फेयर, है ना। दूसरा भाग क्या हो सकता है, ये लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल, एटमॉस्फेयर का मतलब वायुमंडल। और तीसरा क्या हो सकता है, ये हाइड्रोस्फीयर, क्या बांट सकते हैं इसको, हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल। अब देखो ये 3 स्फीयर हो गए बड़े बड़े। अब इसमें यह जो बीच का पोर्शन जो जहां पे तीनों का कॉन्फ्लुएंस जोन है, यही होता है आपका बायोस्फीयर। क्या होता है ये, बायोस्फीयर, यानी कि यहाँ पे जैव मंडल पाया जाता है, यहाँ पे जीवन पाया जाता है। यानी कि अगर एटमॉस्फेयर में बहुत एक्सट्रीम पर जाएंगे तो भी जीवन नहीं है, लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल में बहुत नीचे जाएंगे तो भी जीवन नहीं है, और हाइड्रोस्फीयर में भी बहुत नीचे जाएंगे तो आपको जीवन नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा, इनके कॉन्फ्लुएंस जोन पे मिलेगा, ठीक। चलो ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था एटमॉस्फेयर के बारे में। तो एटमॉस्फेयर में क्या पाई जाती है, गैसेस पाई जाती हैं। ये गैसेस जो है ये 2 प्रकार की हो सकती हैं। कितने प्रकार की, 2। एक हो सकती है वेरिएबल, वेरिएबल को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको चर कहा जाता है, क्या बोलते हैं, चर। और एक होता है नॉन वेरिएबल, इसको हिंदी में बोलते हैं अचर। तो चर संख्या और अचर संख्या जानते होगे ना भाई। वेरिएबल क्या होता है, जैसे राम की उम्र है x, यानी x का मान कुछ भी हो सकता है, तो इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल। और राम की उम्र है 15 साल, यानी कि अब उसकी उम्र कंफर्म हो चुकी है कि 15 ही है, अब 16 और 14 नहीं होगी, ठीक है ना। हाँ 1 साल बाद बढ़ जाएगी, अलग बात है। तो इसका मतलब है कि ये नॉन वेरिएबल, 15 साल की उम्र क्या हो गया, नॉन वेरिएबल हो गया। एक्स क्या है, वेरिएबल, उसकी संख्या क्या आएगी हमें नहीं पता, ठीक। तो यही वेरिएबल होते हैं। गैस कैसी होती है, वेरिएबल, और दूसरा क्या होता है, नॉन वेरिएबल, यानी ऐसी गैसेज जिनकी संख्या चेंज होती रहती है उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। और जिनकी संख्या चेंज नहीं होती उनको क्या बोलते हैं, नॉन वेरिएबल। वेरिएबल में क्या हो जाएगा, जैसे वाटर वेपर। तो वाटर वेपर क्या होता है, वेरिएबल है। वाटर वेपर क्या है, वेरिएबल है। कैसे, क्योंकि देखो जब बारिश होगी तो एटमॉस्फेयर में नमी की मात्रा ज्यादा हो जाती है, यानी कि वेपर ज्यादा होगा। और वहीं पे जब बहुत ज्यादा
गर्मियां पड़ती हैं तो शुष्क इन्वायरमेंट होता है यानी ड्राई होता है, तो उस समय एटमॉस्फेयर में आपका वेपर बहुत कम होता है। तो ये क्या हो चेंज हो रहा है, तो वेरिएबल हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वेरिएबल है। मेथेन क्या है, वेरिएबल है। तो ये वेरिएबल गैसेस है। नॉन वेरिएबल कौन होता है, नॉन वेरिएबल वो है जिनकी मात्रा में चेंजेस नहीं होता, जैसे कि नाइट्रोजन है ना, ऑक्सीजन, तो इनके मात्रा में आर्गन, तो इनके मात्रा में चेंजेस नहीं होता है, इसीलिए लोग क्या बोलते हैं, इसको नॉन वेरिएबल बोलते हैं। अब हमें यह जानना है कि पृथ्वी पर जो गैसेस पाई जाती हैं उनका प्रतिशत क्या होता है, किस प्रतिशत में वो गैसेस पाई जाती हैं। ठीक है साथियों, तो देखो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रोजन कितना है, 78% लगभग है। ऑक्सीजन कितना है, लगभग 21% है। ऑर्गन कितना है, ये 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.036 या 35%, जो भी लिखा हो 3536 दोनों सही हो जाएगा। नियॉन कितना है, लगभग 0.002% है। आपका हीलियम कितना है, ये 0.0005, देखो कितना कम मात्रा में है। ठीक, इसके बाद क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन ये कितना है, ये 0.001% और कम, देखो एक और जीरो बढ़ा लो, कम होता चला जा रहा है। इसके बाद जेनॉन ये कितना है, 0.00040 लगा के 9। इस तरीके से क्या है, आपको देखो परसेंट आप केवल ये 4-5 का याद रखो कि कितने परसेंट पाए जाते हैं एटमॉस्फेयर में, है ना। नाइट्रोजन का याद कर लो, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन और नियॉन का याद रख लो, लेकिन क्रम से ये याद रखना है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि बताइए इनके परसेंट इन्वायरमेंट में कितने पाया जाता है, इसको क्रम से लगाइए। तो सबसे ज्यादा किसका, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, फिर हीलियम, फिर क्रिप्टॉन, फिर जेनॉन, फिर हाइड्रोजन। इस तरीके से हाइड्रोजन बहुत कम पाई जाती है, और इससे भी नीचे चलते जाओगे तो मेथेन वगैरह तो और भी कम पाए जाते हैं। ठीक है साथियों, चलो तो इस तरीके से आप लोग जो है सब क्लिक करते हो। ठीक, चलो अब हम लोग बात करने वाले हैं एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर देखो यहाँ पे, एटमॉस्फेयर जो है जहां पे गैसेस पाई जाती हैं। तो पृथ्वी के सतह से या समुद्र तल से जब ऊपर उठते जाएंगे तो जिस तरीके का सारा स्ट्रक्चर पाया जाएगा, जिस तरीके के लेयर पाए जाएंगे, उन्हीं का अध्ययन हम किसके अंदर करेंगे, एटमॉस्फेयर के अंदर। यानी हम यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं अर्थ एटमॉस्फेयर का, कि अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या है। तो एक बॉक्स में अगर हम इसको पूरा बनाने की कोशिश करें तो इस तरीके कुछ बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ पे सतह है, यहाँ पे नदियां, झरने और पहाड़ वगैरह है, और सबसे निचला जो लेयर होता है उसको कहा जाता है ट्रोपोस्फियर। क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फियर। हिंदी में इसको क्षोभ मंडल कहते हैं, ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल। दूसरा हो गया स्ट्रेटोस्फियर, दूसरा मंडल कौन सा हो गया, स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर को क्या बोला जाता है, इसको समताप मंडल कहा जाता है। इसके बाद मीजोस्फियर होता है, ठीक है ना, मीजोस्फियर को मध्य मंडल कहा जाता है। फिर थर्मोस्फियर या इसको आयनोस्फियर भी कहा जाता है, यानी कि तापीय मंडल या आयनिक मंडल कहा जाता है। इसके बाद एक्सोस्फियर होता है, यानी कि बहिर्मंडल या वायुमंडल होता है। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग जो है लेयर पाए जाते हैं। तो सबसे पहला लेयर कौन सा हो जाएगा, ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीजोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर पाया जाता है। ठीक है, थोड़ा पानी लेते हैं, चले जाओ इधर से नीचे से। ठीक है साथियों, तो ये देखा जाए तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर में सबसे पहला ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीजोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर। याद कर लो इसको लाइन से कि नीचे से ऊपर जाते वक्त इनका क्रम क्या होता है। तो क्रम पूछ सकता है कि नीचे से ऊपर बढ़ते हुए क्रम में बताओ, या ऊपर से नीचे बढ़ते हुए क्रम में बताना है। ठीक है, गुड इवनिंग श्वेता, हेलो। चलो, इसका जो सबसे निचला लेयर होता है उसको कहा जाता है ट्रोपोस्फियर, यानी कि क्षोभ मंडल कहा जाता है। ठीक साथियों, क्षोभ मंडल क्या होता है, देखो अगर हम इसको टेम्परेचर को एक तरीके से बनाने का प्रयास करो, चलो एक मैं यहाँ पे बॉक्स बनाकर समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को कि क्षोभ मंडल यानी सबसे निचला लेयर कैसे आप लोग उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखो सबसे जो एक ये बॉक्स है, जहां पर हम ये किसका बॉक्स लिया हमने, ये पूरे एटमॉस्फेयर का बॉक्स लिया है। इसका जो सबसे निचला लेयर है, यहां पर ये जो निचला लेयर होता है, सबसे नीचे वाला लेयर, देखो मैंने इसको तिरछा बनाया है, नीचे वाले लेयर को सीधा नहीं बनाया। इसके पीछे कुछ कारण है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये जो सबसे निचला लेयर होता है इसी को कहा जाता है ट्रोपोस्फियर। क्या बोलते हैं इसको, ट्रोपोस्फियर, यानी कि क्षोभ मंडल कहते हैं। और ये 8 से लेके 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। यानी कि देखो एक जगह की ऊंचाई कम है और एक जगह की ऊंचाई क्या है, ज्यादा है।
यानी अगर पूछा जाए, ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, बल्कि क्या है, कहीं कम और कहीं पे ज्यादा होता है। कहां पे कम होता है और कहां पे ज्यादा होता है? तो अगर हम अर्थ को देखें, ये देखो अर्थ है ना, तो इसमें ये आपका इक्वेटर है और ये आपके क्या है, पोल्स है। तो इक्वेटर वाला जो एरिया है, यहां पर 18 किलोमीटर तक पाया जाता है। कहां तक पाया जाता है? 18 किलोमीटर तक। और जो पोल्स का एरिया है, वहां पर कितना पाया जाता है? ये 8 किलोमीटर तक। यहां पर 8 किलोमीटर और यहां पर कितना? 18 किलोमीटर तक पाया जाता है। याद रखिएगा, तो पोल्स के एरिया में कम हाइट होती है और आपके इक्वेटर के एरिया में ज्यादा हाइट होती है। अब इसके पीछे क्या कारण है, क्यों ऐसा होता है कि पोल पे हाइट कम होती है, इक्वेटर पे ज्यादा होता है? देखो, हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर में कन्वेक्शन साइकिल चलती रहती है। और वो कन्वेक्शन साइकिल क्या होता है कि देखो, जहां पर भी हीट है, चलो अभी अभी समझाते हैं आपको। गर्मियां बढ़ रही है ना, गर्मियों में पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ती है, ठीक है, और आप लोग भी खूब पानी पीते रहिए, ठीक। चंदन जी थैंक यू। चंदन जी कहना अच्छा एक्सप्लेनेशन। पढ़ाई करो, जितना भी मैं बता रहा हूं, अगर सारी चीजें अगर आपने कवर कर लिया तो समझिए कि ज्योग्राफी से तो छूटना बहुत ही मुश्किल है कि कुछ छूट जाए। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मन लगाकर पढ़ना पड़ेगा, आपको मैप एक्सरसाइज अच्छे से करनी पड़ेगी, सारी चीजें ध्यान देना पड़ेगा। तो यहां देखो, मैंने बताया कि पोल्स पे हाइट कम होती है और इक्वेटर पे हाइट ज्यादा होती है। इसका कारण है कि कन्वेक्शन सेल, यानी कि हवा जब गर्म होती है तो ऊंचाई की तरफ उठती है ना। जब जितना, और देखो जहां पे ज्यादा गर्मी होगी, हवा वहां ज्यादा गर्म होगी, ज्यादा ऊंचाई तक उठेगी। यानी गर्मी ज्यादा कहां होती है? इक्वेटर पर। और इक्वेटर पर गर्मी ज्यादा होने की वजह से हवा कहां तक चली जाती है? 18 किलोमीटर तक। बात समझ में आई? और जबकि इक्वेटर पे ठंडी होती है, इसलिए हवा कहां तक जाती है? 8 ही किलोमीटर तक। यानी कि यही कारण है, जो टेम्परेचर डिफरेंस है, यही इसी की वजह से जो आपका ट्रोपोस्फियर है, इक्वेटर पे ज्यादा ऊंचाई तक पाया जाता है और पोल्स पर कम ऊंचाई तक पाया जाता है। तो इसका कहां से हो गया कहां तक? 8 से लेकर 18 किलोमीटर तक। और अगर हम इसमें बात करें, ध्यान से देखें इस इमेज में, तो ये जो आपका पहला लेयर दिखाई पड़ रहा है, ये वाला, यही क्या है? यही ट्रोपोस्फियर है, जो 8 से लेकर 18 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और अर्थ का अगर रूम टेम्परेचर की अगर हम बात करें, तो रूम टेम्परेचर माना जाता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो और एवरेज टेम्परेचर अर्थ का कितना है? वो है 15 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से देखो, जब यहां पे अर्थ से हम ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे हैं, ये जो लाइन आपको ग्राफ दिखाई पड़ रहा है ना, इधर देखो, ये आपका यहां पर दिखाई पड़ रहा है, ये हाइट दिखाई पड़ रहा है, इस पे ये हाइट, और यहाँ पे हाइट है, और ये जो लाइन आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे क्या लिया है? ये टेम्परेचर ले रखा है। तो जब यहां से हम ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे हैं, तो देखो टेम्परेचर क्या हो रहा है? घट रहा है, माइनस की तरफ जा रहा है। और जहां पर ट्रोपोस्फियर खत्म होता है, तो देखो कोई भी चीज खत्म, जैसे आप टीवी चलाते हो तो रिमोट से उसको रोक देते हो, क्या बोलते हो? पॉज। यानी जहां पर ये ट्रोपोस्फियर रुक जाए, उसको क्या बोलेंगे? ट्रोपोपॉज। जहां पे ये स्ट्रेटोस्फियर रुक जाए, उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेटोपॉज। जहां पे मेसोस्फियर रुक जाए, उसको क्या बोलेंगे? मेसोपॉज। तो जहां पर भी ये रुक जाता है, उसको क्या बोलेंगे? पॉज। ठीक। तो जब ये ऊपर बढ़ते चले जाएंगे आप, और टेम्परेचर क्या होगा? घटता चला जाएगा। और टेम्परेचर घट रहा है और कहां तक पहुंच जाएगा? लगभग -60 तक पहुंच जाएगा। कब? जब ये ट्रोपोपॉज पर पहुंचेंगे। अब सवाल ये है कि जब सन के, हम तो ऊपर जा रहे हैं, यानी कि सन के नजदीक जा रहे हैं, तो सन के नजदीक जा रहे हैं यानी टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था, लेकिन सन के नजदीक जाते हुए टेम्परेचर तो घट रहा है। अब ये टेम्परेचर क्यों घट रहा है? ठीक है ना। तो टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग हाइट इन ट्रोपोस्फियर, ठीक है ना, क्योंकि ट्रोपोस्फियर में क्या हो रहा है? ऊपर ऊपर हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर घट रहा है। इसके पीछे कारण यह है कि जो ग्रीन हाउस गैस होती है, तो अर्थ के द्वारा जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करके जिसको छोड़ा जाता है, तो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और एब्जॉर्ब करती है तो टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और वही बढ़ा हुआ टेम्परेचर की वजह से क्या टेम्परेचर की ग्लोबल वार्मिंग होती है। लेकिन जब हम यहां पर हाइट में ऊंचाई की तरफ जाते हैं, तो उस समय ग्रीन हाउस गैस का जो डेंसिटी है वो कम होता जाता है। ध्यान से सुनो, जब हम ट्रोपोस्फियर में नीचे से ऊपर जाते हैं, तो गैस की डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। और गैस की डेंसिटी कम होती जाएगी, तो इसका मतलब है गैस वहां की मात्रा कम होगी, तो एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा? कम होगा। और एब्जॉर्प्शन कम होगा तो वहां पे गर्मी क्या होगी? कम हो जाएगी, टेम्परेचर घटेगा। तो टेम्परेचर घटने का कारण क्या है? डेंसिटी ऑफ ग्रीन हाउस गैस डिक्रीजेस, यानी ग्रीन हाउस गैस की मात्रा कम होती है जब ऊंचाई पे हम लोग चलते चले जाते हैं। ठीक है साथियों, ठीक। चलो अब जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां देखो, चलो अब आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में इसको समझाता हूं। ठीक, यहां देखो, यहां पे जब हम इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहे थे, जब हम यहां पे ऊपर की तरफ जा रहे थे, तो टेम्परेचर क्या हो रहा था? घट रहा था।
अब हुआ ये है कि यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस पाई जा रही हैं, लेकिन जैसे ऊंचाई बढ़ती है ग्रीन हाउस गैस का क्या होगा, डेंसिटी कम होगी, और इसी वजह से टेम्परेचर, जैसे इसीलिए तो होता है कि जब आप भूमि की सतह पर होते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है, और पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, घट जाता है। भाई देखो, पहाड़ों पर चढ़ते हो तो सांस फूलती है, यानी आपको सफोकेशन महसूस होता है, ठीक, घुटन महसूस होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे गैस की मात्रा क्या हो जा रही है, कम होती जा रही है। बात समझ में आई? और इसके पीछे और भी कारण है कि भाई पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती। कारण क्या है? कारण यह है कि जब आप सतह पे थे तो ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा थी, बिल्कुल मैदानी क्षेत्रों में, और आपके शरीर में आरबीसी की संख्या उतनी थी जिससे वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर रहा था। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन करता है भाई? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन कहां पे रहता है? आरबीसी पर रहता है। लेकिन जब पहाड़ों पर आप चढ़ जाते हैं ऊपर, तो आरबीसी की मात्रा तो उतनी ही है, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई, यानी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कम हो गया। इसी वजह से आपको घुटन महसूस होती है। लेकिन वहीं पहाड़ पर अगर आप 10-15 दिन रह लीजिए तो फिर आपकी सांस फूलनी बंद हो जाएगी, आपको घुटन महसूस होना बंद हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि धीरे धीरे आपकी बॉडी एडॉप्ट करती है और आरबीसी की मात्रा आपके शरीर में बढ़ जाती है, यानी कि अब आरबीसी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो ऑक्सीजन को कैप्चर कर पाए। बात समझ में आई? हाँ, फिर से जब वापस आप मैदानी क्षेत्रों में आएंगे तो फिर से आरबीसी की मात्रा आपकी नॉर्मल हो जाती है। ठीक है साथियों, चलो, तो यहां पे आपको मैंने दो चीजें बता दिया। चलो अब आगे हम इसमें बात करें कि जितने भी मौसम की फिनोमिनाज होती हैं, वेदर फिनोमिनाज होती हैं, वो सारे वेदर फिनोमिनाज आपको ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल में ही मिलेगा, क्योंकि जो कन्वेक्शन साइकिल होता है यहीं पर चलता है। हवा यहां से गर्म होकर, गर्म हवा कहां जाएगी, ऊपर की तरफ उठती है, और ठंडी हवा जब ऊपर चली जाती है, गर्म हवा धीरे धीरे ऊपर जाते हुए ठंडी हो जाएगी, और ठंडी होने के बाद वो फिर नीचे वापस आती है। तो एक जो ये चक्र बनता है, साइकिल बनता है, कन्वेक्शन साइकिल होता है, और इसी कन्वेक्शन साइकिल की वजह से ही क्या होती है, बारिश होती है, बिजली चमकती है। ठीक है, और जो भी वेदर फिनोमिना जितनी भी होती हैं इन्हीं कारणों से होती हैं। तो जितनी भी वेदर फिनोमिना होती हैं, मौसमी घटनाएं होती हैं, कहां घटती हैं? वो ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल में घटती। याद रहेगा साथियों? चलो आगे हम इसमें बात करते हैं। दूसरा जो लेयर है इसको स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है, यानी कि समताप मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? समताप मंडल। देखो, समताप मंडल की जो हाइट होती है वो 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। कहां तक पाया जाता है? ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, लगभग 30 किलोमीटर मोटा होता है, क्योंकि 8 से 18 तो यही हो गया आपका ट्रोपोस्फियर, और उसमें उसके ऊपर 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फियर पाया जाता है, तो 30 मान सकते हैं आप। लेकिन इसके भी क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है ना, कहीं पे पतला है, कहीं पे मोटा है। जहां पे 18 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर है वहां पे स्ट्रेटोस्फियर पतला है, और जहां पे 8 ही है वहां पे स्ट्रेटोस्फियर क्या है, मोटा है। तो इस तरीके से स्ट्रेटोस्फियर की हम बात करें तो देखो टेम्परेचर यहां पे कैसे वेरी करता है। शुरू में तो टेम्परेचर लगभग बराबर उतना ही बना रहता है, लेकिन फिर टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। तो याद रखिए, स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर समताप मंडल में क्या होता है, बढ़ता है, और ये जो है लगभग आते आते आपको -2.5 से लेकर -60 के बीच में पूरे स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर घटता और बढ़ता है। यहां से घटा है और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, यहां तक बढ़ जाएगा। अब कहेंगे कि सर ऊंचाई बढ़ने पर आप तो कह रहे थे गैस की मात्रा कम हो रही थी तो टेम्परेचर घटना चाहिए था, लेकिन यहां पे टेम्परेचर तो बढ़ रहा है। इसका कारण एक गैस है जिसका नाम है ओजोन। ठीक है ना? तो देखो, स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर क्या होता है, हाइट बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। इसके पीछे कारण क्या है, ओजोन लेयर पाया जाता है, लगभग 20 किलोमीटर मोटा ओजोन लेयर पाया जाता है। ठीक है ना? और इसी वजह से स्ट्रेटोस्फियर को क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ ओजोन बोलते हैं। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि देखो, ओजोन यहां पर पाया जाता है, लेकिन यहां पे कोई मौसमी घटनाएं नहीं घटती हैं, और मौसमी घटनाएं जब नहीं घटेंगी तो क्या हो जाएगा, मौसमी घटनाएं नहीं घटेंगी तो यहां पे आप एरोप्लेन आराम से फ्लाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि एरोप्लेन कहां फ्लाई कराया जाता है, तो कहां पर कराते हैं, ये स्ट्रेटोस्फियर में कराते हैं। क्योंकि भाई मौसमी घटनाएं जहां घटेंगी, जहां पे बिजली चमकेगी, बारिश होगी, बादल आ जाएगा सामने, तो दिखाई नहीं पड़ेगा या फिर कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, तो इसीलिए स्ट्रेटोस्फियर में फ्लाई कराया जाता है आपके वायुयान को। ठीक है साथियों? चलो, और यहां पे देखो, ये एक्चुअल में क्या करता है, ओजोन लेयर जो अल्ट्रावायलेट लाइट आती है सन से, कौन सी लाइट आती है, अल्ट्रावायलेट लाइट आती है, उस अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। एब्जॉर्ब जब कर लेगी अल्ट्रावायलेट लाइट, कैसे एब्जॉर्ब करती है, देखो वहां पे ऑक्सीजन पाया जाता है ना, तो ऑक्सीजन और एक नेसेंट ऑक्सीजन मिलके ये क्या करते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और ओजोन का निर्माण कर देते हैं। बात समझ में आई? तो इस तरीके अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है। और अल्ट्रावायलेट लाइट जो होती है ना, वो भी 3 प्रकार की होती है, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी, और इसमें जो सबसे खतरनाक होती है वो अल्ट्रावायलेट सी होती है।
और आपके लिए एक चीज और बता दूं, अच्छी बात यह है कि अल्ट्रावायलेट सी को सीधे सीधे रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है ओजोन के द्वारा, वापस भेज देते हैं, इसको अर्थ पे आने ही नहीं देते। अगर ये अर्थ पे आ जाए तो क्या होगा, स्किन कैंसर होता है, ठीक है ना साथियों, स्किन कैंसर की समस्या बढ़ जाएगी। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के द्वारा हमने क्या किया, ओजोन को संरक्षण करने का प्रयास किया। और एक गैस है CFC, इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, इस CFC गैस को बैन कर दिया गया, ठीक है ना। तो CFC क्या हो चुका है, बैन हो चुका है, क्योंकि ये ओजोन के क्षरण का प्रमुख कारण था। ठीक, चलो, और ओजोन का लेयर मोटा कहां पाया जाता है, तो इक्वेटर पे ओजोन का लेयर मोटा पाया जाता है और पोल्स पर पतला पाया जाता है। कारण क्या है, क्योंकि ज्यादातर जो आपके ग्रीन प्लांट जो पाए जाते हैं वो कहां पाए जाते हैं, आपके इक्वेटर्स पे पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि वहां बारिश ज्यादा होती है और ग्रीन प्लांट ही तो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, है ना। और जहां पे पोल्स पर बर्फ है वहां पे प्लांट कहां पाए जाएंगे, कम प्लांट होते हैं, तो वहां पे ऑक्सीजन कम रिलीज होता है, तो ऑक्सीजन से ही तो ओजोन बनता है। तो ऑक्सीजन से ओजोन बनेगा, तो ओजोन का मोटा कहां होगा, ओजोन मोटा होगा आपके इक्वेटर पर और पतला कहां होगा, पोल्स पर होगा। ठीक है साथियों, चलो, तो स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में क्या देख लिया कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ हाइट क्या होती है, हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर बढ़ता है। साथ में यहाँ पे ओजोन पाया जाता है, इसे हाउस ऑफ ओजोन कहा जाता है। ओजोन का क्षरण किसकी वजह से होता है, CFC के कारण होता है। और जहाज उड़ाना होगा तो कहां उड़ाएंगे आप स्ट्रेटोस्फीयर में, क्योंकि यहाँ पे मौसमी घटनाएं नहीं घटती हैं। ठीक है साथियों, चलो, अब एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो ओजोन होता है ना, ओजोन का जब निर्माण होता है, यह एक प्रकार की इंडोथर्मिक प्रक्रिया है। क्या बोलते हैं इसको, इंडोथर्मिक। याद रखो, देखो इसमें थोड़ा बहुत साइंस भी आ जाएगा। इंडोथर्मिक वो प्रक्रिया होती है जहां पे कोई भी चीज आसपास के इन्वायरमेंट से एनर्जी अवशोषित करती है, एब्जॉर्ब करती है, इसको इंडोथर्मिक कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बर्फ है ना, बर्फ पिघल रहा है, जब बर्फ पिघलेगा तो क्या करेगा, आसपास के इन्वायरमेंट से एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और पिघलेगा। तो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये कैसी प्रक्रिया हो जाएगी, ये इंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। जबकि आग अगर आप जला दें तो ये क्या करेगा, आसपास के इन्वायरमेंट को गर्म करेगा, यानी एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो हीट को क्या कर रहा है, रिलीज हीट कर रहा है, तो यह कैसा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। तो ओजोन लेयर जो होता है, जो ओजोन का निर्माण होता है, वो एक प्रकार की कैसी प्रक्रिया है, वो इंडोथर्मिक प्रक्रिया है, याद रखिएगा, इंडोथर्मिक। चलो, अब हम इसमें बात करते हैं मेसोस्फीयर यानी कि मध्यमंडल, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां देखो, मेसोस्फीयर जैसे स्ट्रेटोपॉज खत्म यहाँ पे होता है 50 किलोमीटर पर खत्म, तो लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है मेसोस्फीयर या मध्यमंडल। और मध्यमंडल में टेम्परेचर बहुत ज्यादा घट जाता है और -100 के आसपास पहुंच जाता है। अब कहेंगे सर यहां पे ऐसा क्या हो गया कि टेम्परेचर बहुत घट गया, देखो यहां ओजोन नहीं पाया जाता है, यहाँ पे गैसेस बहुत नेग्लिजिबल हो जाती हैं और इस वजह से यहाँ पे कोई ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं पड़ता और टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर जाता है। तो सबसे ठंडा लेयर कौन सा होता है, मध्यमंडल यानी कि मेसोस्फीयर। और याद रखिए, तो टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ हाइट, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसें कैसे होती है, एब्सेंट होती हैं और टेम्परेचर 100 डिग्री, -100 डिग्री तक पहुंच जाता है। एक चीज और याद रखिए, जितनी भी उल्का पिंड जो जलते हैं, गर्म होकर बर्न कर जाते हैं, वो सारे के सारे कहां होते हैं, मध्यमंडल में। तो मेटियर्स जो होते हैं वो बर्न होते हैं कहां पर, यहीं पे मेसोस्फीयर में, याद रखिएगा। तो 2-3 चीजें इसमें याद रखना, क्या याद रखना है कि सबसे ठंडा कौन होता है, मेसोस्फीयर। मेटियोटिक जो बर्न होता है वो कहां पर होता है, वो मेसोस्फीयर में होता है। टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस तक भी यहाँ पे पहुंच जाता है। ठीक, इसके बाद जो लेयर है उसको बोलते हैं थर्मोस्फीयर या फिर इसको आयनोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। और ये 80 किलोमीटर से ऊपर यहां पे 400 किलोमीटर तक पाया जाता है। कहां से, 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर पाया जाता है। और यहां पे टेम्परेचर हाइट के साथ में इंक्रीज होता है, क्योंकि जब यहां पे ग्रीन हाउस गैस का फैक्टर खत्म होके सूर्य से नजदीकी का फैक्टर आ जाता है, क्योंकि अब इतनी ऊंचाई पे जाने के बाद सन से नजदीकी काफी हो गई, इस वजह से अब यहाँ पे हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता जाता है। और इस वजह से यहाँ पे जो गैसेज होती है वो आयनिक फॉर्म में पाई जाती है। किस फॉर्म में पाई जाती हैं, आयन के फॉर्म में पाई जाती है। ये जो एक्सट्रीमली हॉट होते हैं, बहुत ज्यादा गर्म होते हैं। और एक चीज और, लेकिन टेम्परेचर का आपके स्किन पे ज्यादा एहसास नहीं होगा। कारण क्या है, वहां पे देखो आपको स्किन पे गर्मी या ठंडी का एहसास कब होता है, जब आप किसी सरफेस को टच करते हैं, वहां पे गैसेस बहुत कम है, इस वजह से ज्यादा आपको एहसास नहीं होगा। लेकिन टेम्परेचर आपको वहां पे ज्यादा बताएगा जब रीडिंग करेंगे। तो आयनोस्फीयर, एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि रेडियो कम्युनिकेशन जो होता है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो रेडियो सिग्नल्स यहां से भेजे जाते हैं वो आयनोस्फीयर से वापस से रिटर्न होते हैं, जिसकी वजह से रेडियो कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा
लेयर रेडियो कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो क्या बताएंगे आप? आयनोस्फीयर या फिर थर्मोस्फीयर इंपॉर्टेंट होता है। और एक चीज और, ऑरोरा एक घटना होती है, और जो सैटेलाइट जो होते हैं कई सारे, वो भी यही लेयर से, सैटेलाइट तो देखो बहुत ऊंचाई तक भी लगाए जाते हैं, ठीक 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक भी लगाए जाते हैं, और 350 से ऊपर वाले भी लगाए जाते हैं। तो लेकिन ये माना जाता है कि यहां से स्टार्ट हो जाता है आयनोस्फीयर से सैटेलाइट्स को लगाया जाना, ठीक है ना। तो यहां से आप सैटेलाइट देख सकते हैं, ठीक है साथियों। तो ऑरोरा एक शब्द आया, ये ऑरोरा क्या होता है? दरअसल ये होता है कि रात के समय में कई बार पोल्स पर हरी लाइट्स दिखाई पड़ती है, हरे रंग की, और अलग अलग रंग की भी दिखाई पड़ सकती है। वो जो लाइट्स होती हैं उन्हीं को ऑरोरा कहा जाता है। ऑरोरा को हम डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम एटमॉस्फेयर के बारे में और अलग से पढ़ना शुरू करेंगे। तो दो प्रकार के ऑरोरा बनते हैं, जो नॉर्थ में बनते हैं और एक साउथ में बनता है। तो नॉर्थ में बनता है उसको ऑरोरा बोरियोलिस बोलते हैं, जो साउथ में बनता है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। इसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे आगे चलकर, तो यह बस याद रखना है आपको। फिर है लास्ट में एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर यानी कि बहिर्मंडल। बहिर्मंडल यानी कि बिल्कुल सबसे बाहर का क्षेत्र, यानी 400 किलोमीटर के ऊपर से लेकर और लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पाया जाता है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है। और यहां पर भी ऊंचाई बढ़ने के साथ टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखना होगा साथियों, ठीक है। तो आज हम लोगों ने हीट बजट और एटमॉस्फेयर के बारे में देखा, और जितनी भी चीजें मैंने बताई इसमें वो याद रख लेना, ठीक है ना। एक चीज और आपको याद रख लेना है इसमें कि देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए किस जो वेव है या रेज है उसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, या छोटी वेव कौन सी है, बड़ी वेव कौन सी है। ये सब चीजें आप लोगों को मैं नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूं। तो नेक्स्ट क्लास में जुड़ना, आपको सबसे पहले यही एक्सप्लेन करूंगा। आज थोड़ा सा थक गया हूं ज्यादा, ठीक है ना। आज कई सारी क्लासेस भी थी तो इसकी वजह से आज थक गया हूं। तो आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। हाँ, लेकिन एक चीज और, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों के साथ इसको साझा करिए, बांटिए, ठीक है ना, ताकि सभी लोग इससे जुड़े। और ज्योग्राफी की क्लासेस के साथ साथ एक और चीज मैं बता दूं, बंद दरोगा की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है। तो अगर बंद दरोगा के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, और या फिर यूपीपीसीएस या दूसरे एग्जाम के लिए भी कर रहे हैं, और आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ना है, तो वो क्लासेस जरूर ज्वाइन करिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं साथियों। आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।